गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रौनक चक्रवर्ती और आज का जो नया चैप्टर मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ वह है अबाउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक वायरिंग जैसे आप सभी को पता है, ये जो डोमेस्टिक वायरिंग है हम लोग पहले डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है ये हमारे जो घर है यानी हमारे जो मेन पोल है जहाँ पे फेज लाइन आता है उसके बाद से हमारे घर तक सर्विस मेन कनेक्शन घुसता है, उसके बाद से शुरू होता है डोमेस्टिक वायरिंग यानी घरेलू जो वायरिंग है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। वो सिंगल फेज सप्लाई से, जैसे आपको पता है ये 220 वोल्ट का सप्लाई रहता है, उसमें 220 वोल्ट सप्लाई रहता है और एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है उसमें मेनली, और उसके साथ कुछ एक्सेसरीज रहते हैं, कुछ स्विचिंग डिवाइसेस रहते हैं और उसके साथ कुछ प्रोटेक्शनल नॉर्मल डिवाइसेस रहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल वायरिंग जो है उसमें क्या रहता है, उसमें मेनली 3 फेज लाइन रहता है, आर वाई बी 3 फेज लाइन रहते हैं और वो मेनली बस बार अरेंजमेंट्स, बस कपलर्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स इन सब से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसे कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल वायरिंग। इंडस्ट्रियल वायरिंग इंडस्ट्रियल या फैक्ट्रीज या बड़े बड़े जगहों में देखने को मिलते हैं, और जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो हम लोग घर में करते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर भी अगर कोई रूम होता है जिस जो सिंगल फेज सप्लाई से चलता है वो डोमेस्टिक वायरिंग को फॉलो करके चलता है। लेकिन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग का मेन डिवीजन ये है कि ये डोमेस्टिक वायरिंग क्या रहता है, ये सिंगल फेज सप्लाई से चलता है और इसमें क्या रहता है 220 वोल्ट सप्लाई रहता है, और उसमें जो प्रोटेक्शनल डिवाइसेस है यानी एमसीबी हो गए या एमसीसीबी आरसीसीबी के जो सीरीज़ हो गए वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल वायरिंग में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज लेवल ज़्यादा इंक्रीज लेवल में रहता है और वहाँ पे सर्किटरी एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डोमेस्टिक वायरिंग कैसे करते हैं हम लोग और डोमेस्टिक वायरिंग का एक मेन इमेज। आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग का इमेज खोल के रखा है। अब ये जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है ये मेन वायरिंग का मैंने इमेज खोल के रखा है, इसके बाद मैं इसके ब्रांच सर्किट और सब सर्किट में जाऊंगा। ये है मेन सर्किट एरिया में। मेन सर्किट हम लोग किसे बोलते हैं, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन पोल है जहाँ पे हमारा कनेक्शन आता है। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से लेके पोल तक, मतलब पोल तक हमारा मेन फेज लाइन आ गया। इसके बाद एनर्जी मीटर तक आने के पहले जो कनेक्शन घुसता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मेन्स। यानी सर्विस मीन्स अगर नहीं घुसेगा तो हमारा मेन ये एनर्जी मीटर है वो चलेगा नहीं। तो सर्विस मीन्स के बाद हमारा शुरू होता है जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो शुरू होता है। इसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है एक छोटा सा एमसीबी। एमसीबी क्या करता है, एक सर्किट ब्रेकर है जो कि हम लोग ऑलवेज लगाते हैं एनर्जी मीटर के बाद। एनर्जी मीटर मतलब हमारा घर का जो मीटर है, मीटर बॉक्स है, जो क्या नापता है, जो KWH नापता है, जो कि KWH नापता है। तो ये जो एनर्जी मीटर है ये क्या करता है, ये KWH नापता है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है। और ये सर्किट ब्रेकर क्या है, इट्स अ प्रोटेक्शनल डिवाइस। इसके बाद आप देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्या है, लाल जो तार है वो किसको डिनोट, मतलब रेड वायर फेज को डिनोट किया है, और यहाँ पे जो ब्लैक वायर है उसने उससे न्यूट्रल को डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट आ गया है एनर्जी मीटर से लेके, इसके बाद यहाँ पे इनपुट आ गया है, इनपुट घुसा है सर्किट ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर से यहाँ पे फिर आउटपुट निकला है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा फ्यूज़ है। फ्यूज़ में भी यहाँ पे फेज वायर घुसा है। हर एक स्विचेस, यहाँ पे एक मेन इंडिकेटर यूनिट है, यहाँ पे एक इंडिकेटर यूनिट, ये है स्विच है, फैन का स्विच है, लाइट का स्विच है या किसी भी और चीज़ का स्विच है। यहाँ पे क्या घुसा है, फेज वायर घुसा है, और जो न्यूट्रल वायर घुसा है वो एमसी के बाद से डायरेक्ट घुस गया है किसमें, इंडिकेटर यूनिट में। फिर उसी से उसी ब्रांच से एक एक न्यूट्रल वायर घुसा गया है। तो ये तो है अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ये फेज और न्यूट्रल का खेला है सिर्फ। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ क्या है, ये सर्किटरी एलिमेंट है यानी मेन ब्रांच है, ये कोई सब सर्किट नहीं है। सब सर्किट मतलब हम लोग किसे कहते हैं, चलिए हम लोग अब एक सब सर्किट को खोल के देख लेते हैं। ये है एक सब सर्किट जो डोमेस्टिक वायरिंग का एक सब सर्किट है, ये एक डोमेस्टिक वायरिंग का सब सर्किट है। जैसे आप देख सकते हैं कंज्यूमर, मतलब हमारा जो कंज्यूमर, कंज्यूमर किसे बोलते हैं, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसको कंज्यूमर बोलते हैं। इससे देखिए बहुत सारे ब्रांचेस इधर उधर फैल चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोड सब सर्किट। एक लोड सर्किट में हम लोग 300 वाट या फिर 3 किलोवाट जिसे हम लोग बोलते हैं, 3 किलोवाट से ज़्यादा हम लोग एनर्जी
या फिर वॉटेज नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे जेबीज़ रहते हैं, एक एक जेबीज़ हैं, यहाँ पे देखिए जेबी और डीबीज़ हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी डीबी, हम लोग किसको बोलते हैं, डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डीबीज़ हैं जो कि 15 एम्पियर के रेटिंग के हो सकते हैं, 32 एम्पियर के रेटिंग के हो सकते हैं, जिससे बहुत सारे लाइटनिंग सर्किट्स जले यानी लाइट जले। और जेबी हम लोग किसको बोलते हैं, जेबी यानी जंक्शन बॉक्स, यानी एक जो लोड घुसेगा उसके बाद से जो ब्रांच बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स यानी एक जंक्शन पॉइंट ऑफ एनी ब्रांच, यानी जहाँ पे आके सारे जंक्शंस मीट होते हैं। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मीटर बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रांच सर्किट या लोड सब सर्किट। एक सब सर्किट में जैसे आपके मैंने बोला कि एक सब सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वॉटेज रह सकते हैं, 3 किलोवाट या 3000 वॉट ही रह सकते हैं। तो ये तो था एक इंडस्ट्रियल वायरिंग ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग का जो मेन फंडा है। डोमेस्टिक वायरिंग में मेन फंडा क्या है, इसमें मेनली क्या रहता है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। एक मेन क्या है, मेन सर्किट रहता है जिससे पूरा घर यानी डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो चलता है। और अगर उससे ज़्यादा ब्रांच हम लोग निकालने क्या, जिसमें डीबीज रहते हैं, जिसमें जेबी रहते हैं बहुत सारे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड सब सर्किट। ये है एक लोड सब सर्किट ऑफ एनी डोमेस्टिक वायरिंग। तो ये आपने देखा डोमेस्टिक वायरिंग का मेन फंडा था। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डीबीज और जीबीज हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड सब सर्किट। इसके बाद हम लोग आते हैं किस वायरिंग पे, इसके बाद हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल वायरिंग में। अब इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा इंडस्ट्री में हम लोग क्या कितने फेज़ का सप्लाई यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला 3 फेज़ सप्लाई, 440 वोल्ट्स का सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें वोल्टेज लेवल भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब जनरेट हो सकता है उसमें ज़्यादा। लेकिन ये जो लेवल है ये क्या है, डोमेस्टिक वायरिंग से कुछ अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें 2 तरह के मेन पार्ट्स रहते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल वायरिंग में 2 मेन पार्ट्स रहते हैं। एक होता है पावर सर्किट, जिससे किसी भी तरीके का पावर चलता है, जिसमें बस बार अरेंजमेंट्स रहते हैं यानी पैनल्स रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर सर्किट। और एक रहता है कंट्रोल सर्किट, यानी किसी भी पावर सर्किट को, यानी किसी कोई हम लोग मोटर चला रहे हैं, उस मोटर को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसी भी रिले से या फिर किसी भी स्टार्टर वगैरह से। उसको अगर मुझे कंट्रोल करना है, उसके लिए जो वायरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। यानी इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए 2 पार्ट्स होते हैं, एक पावर और एक कंट्रोल। तो ये जो मैंने इमेज खोल के रखा है ये है एक पावर सर्किट का। ये एक टिपिकल पावर सर्किट कुछ कुछ ऐसा देखने में होता है। ये पावर सर्किट में आप देख सकते हैं क्या क्या है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये मेन बस बार है। इस मेन बसबार में क्या घुसा है, मेन फीडर लाइन घुसा है, यानी मेन जनरेटर जो है यहाँ पे घुसा है। मेन जनरेटर जो है ना यहाँ पे घुसा है। उसके बाद इस बस बार में पूरा अरेंजमेंट घुस गया है, इस बस बार में पूरा अरेंजमेंट घुस गया है। और इस बस बार से क्या है, सारे जगहों में टैपिंग किया गया है। इस बस बार से हर जगहों में टैपिंग किया गया है। अगर इस बस बार को मैं मेन लाइन समझ लूँ, इस बस बार को, इस बस बार के अरेंजमेंट को मैं पूरा मेन लाइन समझ लूँ, इससे क्या है, एक एक मोटर चल सकता है, एक एक कपलर कोई चल सकता है, एक एक चीज़ें चल सकता है। और यहाँ पे देखिए कैसे है, सर्किट ब्रेकर्स है, किसी चीज़ को चलाने के लिए, किसी मतलब चीज़ को बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो ये था एक टिपिकल पावर सर्किट। एक और टिपिकल पावर सर्किट कैसा है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। एक टिपिकल पावर सर्किट हो सकता है कुछ कुछ ऐसा देखने में, एक टिपिकल पावर सर्किट कुछ कुछ ऐसा देखने में भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेन 3 फेज सब मीटर है। मेन पावर सर्किट ये भी एक बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बस बार चेम्बर है, जहाँ से देख सकते हैं आप कहीं कहीं जगहों में टैपिंग किया हुआ है, कहीं पे लाइटनिंग दिया है, कहीं पे 3 फोर्स फ्यूज़ के लिए चला है, कहीं पे सिंगल फेज का कोई लाइन चला है। तो ये था एक टिपिकल पावर सर्किट कैसे देखने में होता है। अब हम लोग अगर जाएं एक कंट्रोल सर्किट के बारे में जानने के लिए, कंट्रोल सर्किट कैसे देखने में होता है, चलिए देख लेते हैं। किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम लोग को कोई स्टार्टर का ज़रूरत होता है। ये है एक टिपिकल DOL स्टार्टर का डायग्राम। DOL स्टार्टर हम लोग किसको बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी जो मोटर है डीसी मोटर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग DOL स्टार्टर या उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग DOL स्टार्टर को यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 लाइन है, 3 फेज लाइन है इसमें। उसके बाद क्या है,
सर्किट ब्रेकर है जो क्या करता है, सर्किट को अगर कुछ फॉल्टी कंडीशन हुआ तो इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग कर देगा। इसके बाद क्या है, कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर क्या करता है, दो पॉइंट्स के कॉन्टैक्ट को बना के रखता है। इसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक एनो पार्ट, एनो को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन, और एनसी पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली क्लोज्ड। और इसके बाद क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले। रिले, ये रिले बहुत काम का चीज़ है। रिले क्या है, इट्स द ब्रेन ऑफ दिस होल सर्किट। ये क्या कर रहा है, रिले, रिले ही बता रहा है कि कब सर्किट ब्रेकर को ऑन होना है, और सॉरी, कब सर्किट ब्रेकर को स्विच ऑन रहना है और कब सर्किट ब्रेकर को बंद रहना है। ये जो रिले है, ओवरलोड रिले है, ये मोटर से कनेक्टेड है, और इसके बाद जो मोटर है ये 3 फेज लाइन से चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा कंट्रोल सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्किट। ये तो हो गया, ये कोई भी स्टार्टर हो गया या फिर कोई भी रिले रिलेटेड सर्किट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। एक टिपिकल कंट्रोल सर्किट में जो ड्यूअल स्टार्टर में हम लोगों ने देखा, तो ये अगर सच्ची में हम लोग बनाएंगे तो वो ऐसा ऐसा देखने में होगा। उसको देखने में कुछ कुछ ऐसा होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 440 वोल्ट एसी सप्लाई आ गया, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी आ गया, उसके बाद क्या है, मेन कॉन्टैक्टर है जिसमें दो बटन हैं, एक मेन इनो पार्ट है और उसमें एक एमसी पार्ट है, उसके बाद रिले है और उसके साथ एक मोटर कनेक्टेड रहेगा। ये हो गया कंट्रोल सर्किट ऑफ एनी। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोल सर्किट रहते हैं। इसके बाद हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ कंड्यूट एक्सेसरीज हम लोग देख लेते हैं। अभी कंड्यूट एक्सेसरीज, कंट्रोल वायरिंग एक्सेसरीज में मेन जो रहता है, क्या क्या रहता है, कंड्यूट्स रहते हैं बहुत सारे। मेटल कंड्यूट्स रहते हैं, पीवीसी कंड्यूट रहते हैं, पीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के कंड्यूट्स रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं कंड्यूट। कंड्यूट मतलब जो वायरिंग को लेके जाता है, वायर्स को लेके जाता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के केबल्स पढ़े हैं, जैसे सीटीएस केबल, केप टायर शीट्स केबल, ये सारे बहुत सारे क्या हैं, मेन जो ये बहुत सारे हमारे कंड्यूट एक्सेसरीज। यहाँ पे देखिए वायरिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे लग्स लगे हुए हैं। लग्स क्या करते हैं, दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। यानी एक अगर मेरा वायर है, वायर के साथ किसी मोटर को या फिर किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे थिम्बल रिंग टाइप लग्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोमेट है। ग्रोमेट क्या करता है, किसी एक कनेक्टर है, जैसे केबल कनेक्टर है वैसे ये भी है, वायरिंग कनेक्टर की तरह काम आता है। इसके अलावा भी क्या रहता है, केसिंग केबिंग के लिए रहता है, DIN रेल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाई है जो कि केबल को या फिर वायर को बांधता है, इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के टाइस रहते हैं, नाइलॉन टाइस या फिर हम लोग बोल सकते हैं PVC के टाइस रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ रहते हैं। केसिंग केबिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DIN रेल। वो क्या करता है, बिना स्क्रू के वायर को लेके जाता है एक जगह से अलग जगह पे। ये बहुत सारे टाइप के वायरिंग एक्सेसरीज हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। वायरिंग एक्सेसरीज में मेनली हम लोग कोई क्या यूज़ करते हैं, वायर्स एंड केबल्स, और उसके साथ कुछ कुछ ऑक्सिलरी एक्सेसरीज। इसके बाद हम लोग को एक मेन कंसेप्ट जानना है जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चीज़ लिख दिया है, वोल्टेज ड्रॉप, जो कि वायरिंग का एक मेन पार्ट है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आप चलिए देख लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इज द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलोंग द पाथ ऑफ अ करंट flowing in an electrical circuit. Voltage drops in the internal resistance of the source across conductors, across contacts and across connectors are undesirable because some of energy supplied is dissipated। यानी अगर कोई भी एक सर्किट है, समझ लीजिए कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके वजह से हो सकता है, उसके लेंथ की वजह से, उसमें क्या मटेरियल यूज़ है उसके वजह से। तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी पॉइंट के वोल्टेज को घटा देता है। उसके बाद क्या करता है, वो थोड़ा एनर्जी उसी के वजह से उस वोल्टेज ड्रॉप में डिसिपेट हो जाता है। यानी कि उस वोल्टेज ड्रॉप के वजह से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से एनर्जी थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो जो सेंडिंग एंड है, मतलब इनपुट में हम लोग जो वोल्टेज भेजते हैं, आउटपुट में मुझे उतना वोल्टेज नहीं मिलता है, जिसके वजह से वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। यह आप लोग जो डेफिनेशन है अच्छे से पढ़ के रखिए, क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेगर के बारे में। मेगर के बारे में आप सभी को पहले भी मैंने बताया, मेगर इज़ अ IR टेस्टर। IR टेस्टर मतलब ये क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करता है। जैसे कि देख सकते हैं, ये एक टिपिकल मेगर का
डायग्राम है। और इस मेगर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आईआर वैल्यू को चेक करता है, मतलब किसी भी पार्ट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करता है। इसमें कितने पार्ट्स रहते हैं, इसमें एक लीड रहता है और एक अर्थ पार्ट रहता है जो कनेक्ट रहता है, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल की तरह काम आता है। और ये जो जिस चीज़ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक जनरेटर रहता है। ये एक वोल्टेज इंजेक्टिंग किट है जो सर्किट में एक वोल्टेज इंजेक्ट करता है, और यहाँ पे हम लोग को इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करके मिलता है। अगर ये डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है, यानी डिजिटल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग भी यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने जनरेटर को ऑन किया तो इसमें क्या करता है, एक वोल्टेज इंजेक्ट करता है जो कि वापस इसमें यहाँ पे इसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेक कर सकता है। तो वायरिंग करने के लिए हम लोग को ऑलवेज, पहले किसी भी चीज़ का वायरिंग करने के लिए हम लोग को ऑलवेज उसका इंसुलेशन वैल्यू या फिर आईआर वैल्यू चेक करके ही करना पड़ता है। ये मेगर किसी भी चीज़ का फेज टू अर्थ वैल्यू चेक कर सकता है, फेज टू फेज वैल्यू चेक कर सकता है, फेज टू न्यूट्रल वैल्यू चेक कर सकती है, यानी किसी भी फेज, या फिर अगर 3 फेज सप्लाई हो तीनों फेज का, यानी तीनों फेज का ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर सकता है। ये था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी मेगर। मेगर क्या करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करता है। ऑलवेज वायरिंग करने के पहले, या फिर अगर कोई फॉल्ट होता है या कहीं पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, यानी सर्किट अगर कहीं पे कंटिन्यूट नहीं है, अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है या फिर लूप टेस्ट करना है या फिर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है उसको टेस्ट करना है, वो हम लोग मेगर से टेस्ट कर सकते हैं। अब आखिर में वायरिंग को ख़त्म करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। वायरिंग करने के लिए ऑलवेज हम सभी को एक चीज़ याद रखना है कि वायरिंग सिर्फ और सिर्फ कि हम लोग वायरिंग कर दी इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। वायरिंग के एक और दिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि वायरिंग होना चाहिए बहुत ही बढ़िया और देखने में बहुत ही स्वच्छ, क्योंकि इसी से होता है वायरिंग का मेन फंडा। मतलब वायरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो वायरिंग होना चाहिए एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल, तभी वो वायरिंग बढ़िया रहता है और बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो एस्थेटिक इज़ वन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। थैंक यू फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ये जो वीडियो है।